सो एंट्रोपी इंक्रीज करती है रैंडमनेस के साथ साथ, और greater entropy greater the energetically stability of the system. Entropy we have also related to the diffusion process, which is also a spontaneous process. और spontaneity के साथ साथ हमने एक नई तरह से भी एंट्रोपी को हमने एक और तरह से भी देखा, और वो ये है कि एंट्रोपी जो है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Mustafa, your mic is on, please turn it off. ओके, सो डिफ्यूजन के थ्रू हमने डिग्री जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन को भी देखा, और उससे हमने पता लगा कि देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ वेज बाय डिफ्यूजन in which particles can be arranged, and greater the number of ways of arrangement of particles, greater is the entropy. तो अब हम जरा एंट्रोपी को ज़्यादा स्पेसिफिकली देखते हैं और आपस में कंपैरिजंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अब कंपैरिजंस आते हैं कि किस सब्सटेंस की एंट्रोपी ज़्यादा है। आपको एक लिस्ट दे देते हैं और उसमें आपने बताना होता है कि विच ऑफ द सब्सटेंस हैज़ ग्रेटर एंट्रोपी एंड विच हैज़ लोअर एंट्रोपी, एंड इवन यू मे हैव टू रैंक देम फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इसके लिए हमें एक चीज़ को स्टडी करना है और वो है स्टैंडर्ड एंट्रोपी को। स्टैंडर्ड एंट्रोपी और स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी कहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी का वर्ड आपको ये यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। इसका सिंबल है S5। मेरा माइक ऑन नहीं था। जी बेटा, फिर मेरा माइक ऑन नहीं था, विनीशा के नाम से है, उसका माइक ऑन था। अच्छा, सो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी जो है, अब हम जरा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के लिए टू बी फेयर and to make the comparison fair we need to make certain things standardized. आपको याद है एनर्जेटिक्स में भी हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस स्टडी की थी, ताकि हमारा कंपैरिजन जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएं और हम हर जो रिएक्शन है उसको एक स्टैंडर्ड स्टेट्स के ऊपर और स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर करें। तो इसी तरह हम जो है अब एंट्रोपी को जब कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि किस सॉलिड की, अगर दो सॉलिड्स हैं तो उनमें किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, किसकी एंट्रोपी कम होगी, तो सिर्फ वर्ड एंट्रोपी इज नॉट इनफ, रादर वी नीड टू बी रिलेटिंग विद द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, जिसका साइन है S5 और इसका यूनिट है जूल्स पर केल्विन पर मोल। जूल्स पर केल्विन पर मोल, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंट्रोपी of 1 mole of a substance under standard conditions. ठीक है, under standard conditions the entropy of 1 mole of a substance is called as standard molar entropy. अब आप पूछेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? वही हैं जो A1 से पढ़ते आ रहे हैं। RTP वाला रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री C विच इज 298 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है विच इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स और 100 किलो पास्कल्स, और सब सब्सटेंसेस जो भी आप लें वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए जो कि 25 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर होती है। तो वो स्टेट रखें और फिर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे लिए कंपैरिजन फेयर भी हो जाएगा, और हम जो है वो एंट्रोपीज को कंपेयर फेयर के साथ, फेयरनेस के साथ कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, इसका सिंबल क्या है? कैपिटल S5, और इसका यूनिट क्या है? जूल्स पर केल्विन पर मोल है, किलो जूल्स नहीं है प्लीज। तो एंट्रोपी का जो यूनिट है ये जूल्स पर केल्विन पर मोल है। अब कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी, आपके सामने कुछ सब्सटेंसेस की जो लिस्ट मुझे आपको नजर आएगी अभी, वो हम देखते हैं और देखेंगे कि उनकी एंट्रोपीज भी दी हुई हैं, तो उसको आप देखिएगा कि क्यों किसी की एंट्रोपी ज़्यादा है और क्यों किसी की कम है। वैसे आपके पास एक तस्वीर नज़र आ रही है डायमंड की,
और डायमंड दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, ये आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं. It is the hardest known substance. Only diamond can cut another diamond. Diamond can cut rocks, it can cut glass, it can drill into mountains, rocks, etc. इसका मतलब है इसके अंदर तो बहुत ही एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स, आपको पता है इसकी इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. तो इसमें तो पार्टिकल्स बड़े स्ट्रांगली और टाइटली और एक बड़े रेगुलर अरेंजमेंट के साथ पैक होते हैं. इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो एंट्रोपी ऑफ डायमंड है, बीइंग द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एंड वी फ्रॉम आवर नॉलेज दैट इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड. तो उसका मतलब है इसकी एंट्रोपी बहुत कम होगी, क्योंकि एक तो ये सॉलिड है, उसमें से सॉलिड में भी ये हार्ड सॉलिड है. तो अगर मेरे पास दो सॉलिड्स हों और उनकी हार्डनेस मेरे सामने आ जाए तो मैं जो है उनकी एंट्रोपी को कंपेयर कर सकता हूँ. जैसे अब देखिए, आपको तस्वीर में डायमंड और ग्रेफाइट, आप इन दोनों को कंपेयर कर लें. दोनों ही सॉलिड होते हैं, लेकिन डायमंड की एंट्रोपी सिर्फ 2.4 है एंड ग्रेफाइट हैज एन एंट्रोपी ऑफ 5.7. सो वी नो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट इज स्लिपरी, इट इज अ लुब्रिकेंट. It means it has lower order, it has greater disorder. इसका मतलब है कि इसकी एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ज्यादा होगी. उसके अगेंस्ट अब हम अगर मेटल्स में कंपेयर करें तो कैल्शियम को अगर आप लेड के साथ कंपेयर करें, दोनों मेटल्स हैं, कैल्शियम भी मेटल है, लेड भी मेटल है, लेकिन कैल्शियम की एंट्रोपी लेड से कम है. इसका मतलब है कि कैल्शियम के अंदर एटम्स जो हैं दे आर मोर टाइटली पैक्ड एंड दे हैव लेसर डिसऑर्डर, whereas लेड में भी पार्टिकल्स हैं तो सॉलिड स्टेट में ही, लेकिन कंपैरेटिवली दे हैव लार्जर इंटर एटॉमिक स्पेसेस और थोड़ा सा उसमें डिसऑर्डर कैल्शियम से ज्यादा है. तो अगर हम सॉलिड को ही कंपेयर कर रहे हैं तो विद इन द सॉलिड्स, ऑल सॉलिड्स डू नॉट हैव सेम स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी. Diamond has the lowest entropy because it has the highest degree of orderly arrangement और lowest degree of disorder. उसके बाद ग्रेफाइट है, फिर कैल्शियम मेटल है, लेड है. अगर यहाँ हम कहीं सोडियम डालें तो सोडियम आपको होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है और उसके अंदर, जिसका मतलब है एटम्स जो हैं वो इजीली कट हो जाते हैं विद अ ब्लंट नाइफ. उसकी एंट्रोपी इवन लेड से भी ज़्यादा होगी. तो एंट्रोपी जो है इवन विद इन सॉलिड्स देयर आर, जो एंट्रोपीज हैं वो वेरिएबल है. तो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी का मतलब है रूम टेम्परेचर के ऊपर एक मोल ऑफ सब्सटेंस को लिया आपने, इन सारों को, डायमंड, ग्रेफाइट, कैल्शियम, लेड और कैल्शियम ऑक्साइड. तो इनकी वैल्यूज हमें क्या सजेस्ट कर रही हैं कि डायमंड में सबसे कम एंट्रोपी है, और सबसे कम एंट्रोपी का मतलब है उसमें सबसे कम रैंडमनेस है, उसमें सबसे कम रैंडमनेस है. और जैसे जैसे आप ग्रेफाइट से कैल्शियम के, तो कैल्शियम से लेड और लेड से कैल्शियम ऑक्साइड को अलग करते हैं, लेड तक आए तो एंट्रोपी बढ़ रही है. अब हम इसको फर्दर कंपैरिजन करते हैं बिटवीन कंपाउंड्स. तो आप अभी देखेंगे कि कंपाउंड्स के अंदर भी सबकी एंट्रोपी सेम नहीं है. कुछ की एंट्रोपी ज़्यादा है और कुछ की एंट्रोपी जो है वो कम है. अब कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, इनका, इन दोनों को कंपेयर करें, दो कंपाउंड्स आ गए ये, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों सॉलिड है. लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3. तो कंपाउंड्स के अंदर जो है एंट्रोपी डिसाइड करने का तरीकाकार ये होता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, स्टेट दोनों की सेम है, सॉलिड, विद इन द स्टेट कैल्शियम ऑक्साइड की एंट्रोपी आप देख रहे हैं 39.7 विच इज लेस, एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है लेकिन उसकी एंट्रोपी 92.9 अप्रोक्सीमेटली 93 इज क्वाइट लार्ज. तो इसमें एंट्रोपी का फर्क क्यों है, दोनों सॉलिड थे.
दोनों ही पाउडर एक ही फॉर्म, एक ही तरह के नजर आते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की एंट्रोपी क्यों ज्यादा है? तो यहाँ जो रूल अप्लाई होता है, दैट रूल इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, इन अ फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कितने एटम्स नजर आ रहे हैं इसके एक फार्मूला यूनिट के अंदर? देयर आर 2 एटम्स। वेयर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको एक फार्मूला यूनिट में? 1 2 3 4 5 5 atoms can be seen are present in one formula unit. So, okay, calcium oxide has lower entropy because it has lesser number of atoms, whereas calcium carbonate has greater entropy because it has 5 atoms compared to 2 atoms of calcium oxide, but both were solids. अब अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड से कंपेयर करते हैं, तो यूजुअली लिक्विड्स की एंट्रोपी जो है वो सॉलिड मेटल से ज़्यादा होती है। तो आप मरकरी की देखें 76 है। सो द एंट्रोपी ऑफ मरकरी मेटल जो है कंपैरिजन टू कैल्शियम मेटल और लेड मेटल, तो मरकरी की इम्प्योरिटी की जो एंट्रोपी है वो 76 नज़र आ रही है। सो कंपैरिजन विद मेटल्स, so calcium is solid, lead is solid, but mercury is liquid. So any liquid should have greater entropy compared to the solid state, क्योंकि liquid में there is a greater degree of disorder. ऐसे ही अब आप ब्रोमीन एलिमेंट को देख रहे हैं 151.6 है, क्योंकि ये मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल है, तो इसकी इम्प्योरिटी, इसकी जो एंट्रोपी है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। मेथानॉल को अगर हम देखें तो 239.7 है। अब अगर मैं कहूँ कि जी आप कंपेयर करें कि क्या वजह है कि ब्रोमीन की 151.6 है और मेथानॉल की 239.7 है, आप ब्रोमीन को और मेथानॉल की एंट्रोपीज को कंपेयर करें, वाई ब्रोमीन हैज लेसर एंट्रोपी एंड मेथानॉल हैज ग्रेटर एंट्रोपी। तो यहाँ फिर वही रूल अप्लाई होगा जो अभी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में हुआ था। ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? Br2 के हिसाब से सिर्फ 2 एटम्स होते हैं, तो इट हैज लेसर नंबर ऑफ एटम्स। वेयर एज मैथानॉल का फार्मूला होता है CH3OH, इट हैज अ फार्मूला ऑफ CH3OH। अब इसमें कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 atoms per molecule, so it should have greater impurity entropy. So greater number of atoms, state same हो तो फिर if the state is same and we are comparing the entropy, so the particles which have greater number of atoms will have greater entropy and the particles which have lower number of atoms will have lower entropy. तो अभी अगर हम वाटर पे आकर देखें तो वाटर की एंट्रोपी इतनी कम क्यों है? What is the reason that water has very low entropy? This is due to the presence of hydrogen bonds. वाटर में आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, so due to the presence of hydrogen bond, water has very low entropy although it has a state of liquid. लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड दे आर स्ट्रांगली हेल्ड। अब अगर आप लिक्विड से गैसेस में आ जाए, तो फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ डेफिनेशन, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, तो गैसेस की जो एंट्रोपी है वो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। लेकिन लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ
हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन की एंट्रोपी ज़्यादा है क्यों, और कार्बन मोनोऑक्साइड की एंट्रोपी कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। हीलियम की तकरीबन हाइड्रोजन की जितनी है। अमोनिया की एंट्रोपी और ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उसमें। तो ये सारा फिर डिपेंड करेगा कि इनके दरमियान में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किस किस्म की हैं। ठीक है, वी नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पोलर है, और लेकिन इसके पार्टिकल के अंदर से 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन जो है इसके अंदर बहुत ही छोटे से एटम्स हैं और इसकी एंट्रोपी निस्बतन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कम है। हीलियम जो है वो भी बिल्कुल हाइड्रोजन जैसा ही होता है, उसके साइज भी तकरीबन हीलियम जैसा ही है। अमोनिया में देन देयर आर 4 एटम्स, सो इट शुड हैव ग्रेटर एंट्रोपी। ऑक्सीजन की एंट्रोपी तकरीबन अमोनिया, तो ये मोर और लेस तकरीबन एक जितनी नजर आ रही हैं, बट ऑल दीज हैव एंट्रोपीज क्वाइट लार्ज। तो अगर आप इस सारे को कंपेयर करें तो हमने कुछ जनरलाइजेशंस निकालनी है कि अगर हम 2 सॉलिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो एक ये तरीकाकार हो सकता है कि उनकी हार्डनेस को कंपेयर किया जाए, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में। अगर हार्डनेस नहीं पता लग रही तो फिर मेटल्स में हमें अगेन फिर हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे ही आ जाता है। तो कैल्शियम जो है जो उसकी हार्डनेस ज़्यादा है, लेड की हार्डनेस कम है। अगर हम कंपाउंड्स में आ जाते हैं तो फिर हम कंपेयर करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, या फार्मूला यूनिट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उसको देखते हैं। अगर एटम्स ज़्यादा हो तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, अगर एटम्स कम हो तो एंट्रोपी कम होगी। जबकि एक जनरल रूल ये है कि सॉलिड्स शुड हैव लोएस्ट एंट्रोपी, liquids should have higher entropy, and then gases should have the highest entropy. Lowest of solids and gases should have highest entropy. तो ये सारे रूल्स जो हैं मैंने आपको अभी बता दिए हैं यूजिंग दिस टेबल। कि अब मैंने ब्रोमीन और मैथनॉल को जब कंपेयर किया तो मैथनॉल की एम्प्योरिटी की एंट्रोपी के ज़्यादा होने की वजह क्या थी, तो मैंने आपको बताई कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स ब्रोमीन से ज़्यादा हैं। वाटर की एंट्रोपी इतनी कम क्यों हो जाती है, उसकी क्या वजह है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और इसलिए वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज पार्टिकल्स अपने अंदर रखता है। इसी वजह से उसकी हाई सरफेस टेंशन भी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सो इट डिपेंड्स कि उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कौन सी हैं, ये भी अपना रोल प्ले करती हैं इन डिसाइडिंग द एंट्रोपी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी का सिंबल S5, यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल। और ये वैल्यूज आपने रटानी लगानी। आपको मैंने जनरल बातें बता दी हैं कि सॉलिड्स की लोएस्ट होगी, लिक्विड्स की ज़्यादा होगी और गैसेस की सबसे ज़्यादा होगी। आपने प्रिडिक्शन करनी होती है। फिर अगर 2 सॉलिड्स उसमें लिख दिए हैं, उन दोनों सॉलिड्स में अपनी नॉलेज ऑफ बॉन्डिंग, अपनी नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से आपने ये अंदाज़ा लगाना होगा कि किसकी हार्डनेस ज़्यादा है। अगर 2 सॉलिड्स पड़े हुए तो फिर आप उसकी हार्डनेस पे चले जाएंगे। हार्डर सब्सटेंसेस हैव लोअर एंट्रोपी एंड सॉफ्टर सब्सटेंसेस हैव हायर एंट्रोपी। इस तरह अगर कंपाउंड्स में आ जाएंगे तो चाहे वो 2 सॉलिड्स हों या 2 लिक्विड्स हों, तो आप उसके नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो कंपेयर करेंगे। जितने एटम ज़्यादा होंगे उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो उसके अंदर एंट्रोपी भी कम होगी। तो ये रूल किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए आप कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप सॉलिड्स को लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो आप प्रिडिक्शन यही करेंगे सॉलिड्स की लोअर एंट्रोपी है, गैसेस सॉलिड की ज़्यादा, लिक्विड की ज़्यादा है। और अगर लिक्विड और गैस को कंपेयर करेंगे तो फिर गैस की ज़्यादा है और लिक्विड की कम है। ये आपकी प्रिडिक्शंस होंगी। सो प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन दीज रूल्स। ये रूल्स जो हैं यहाँ पर आपके बुक में ग्राफ भी किए हुए हैं उन्होंने, वो सारे आपके पास यहाँ लिखे हुए नज़र भी आ जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं द वैल्यू जो है ये सारी gases generally have much higher entropy values than liquids and liquids have higher than solids, ये हम कर चुके हैं। तो उसके बाद है जी simpler substances with fewer atoms have lower entropy value। ये पॉइंट लिखा नजर आ रहा होगा आपको कि जिनके अंदर एटम्स कम होते हैं, फ्यूअर एटम्स, उनकी एंट्रोपी जो है स्टैंडर्ड एंट्रोपी वो भी कम होती है। जिसके अंदर ग्रेटर एटम्स होते हैं
उनकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होती है। और सिमिलर सब्सटेंसेस देख रहे हैं, इस डायमंड ऑफ डिफरेंट को देखा तो फिर हार्डनेस को कंपेयर कर लेते हैं। हार्डर सब्सटेंसेस हैव लोअर एंट्रोपी एंड सॉफ्टर सब्सटेंसेस हैव हायर एंट्रोपी। And for a given substance, the entropy increases as a solid melts and then changes to vapors. तो ये भी हमने अभी बात कर ली थी पहले ही कि जब आप सॉलिड को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड से गैस में आते हैं तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। ठीक है जी। सो अब हमने यहाँ पर देखना है कि जब सॉलिड जो है वो चेंज होता है लिक्विड में और लिक्विड जब चेंज होता है टू गैस, तो आपने ओ लेवल में एक ग्राफ बनाया था, वो मैं ग्राफ आपको यहाँ ड्रॉ करके जो है अभी दिखा रहा हूँ। दैट वाज अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर के दरमियान में आपने ग्राफ जो है वो ओ लेवल में पढ़ा था, जिसको आप हीट कर्व या कूलिंग कर्व कहते थे। अगर सपोज करें आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोज करें कि हम इसको एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आप खुद बढ़ा देंगे, और टाइम जो है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी ग्राफ बनाने में। तो इसको हम टाइम ले लेते हैं, तो दिस विल मेक द ग्राफ मोर ईजियर। तो वाई एक्सिस पे हम जो है वहाँ पर टाइम लेंगे। सपोज करें आप बर्फ़ आइस के लिए चलते हैं तो -10 डिग्री सी से आप शुरू हुए, आगे कहीं 0 आ जाएगा, 0 से फिर आप चलते हुए 100 पे जाएंगे और फिर 100 से ऊपर भी जाएंगे। जब आप -10 से 0 की तरफ जाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर जो है वो 0 तक आता जाता है। फिर जब वो 0 पे आ जाता है तो कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, and then again temperature increases and then it becomes constant at boiling point and it goes on. तो ये जो हीटिंग कर्व आपने पढ़ा हुआ है, इसमें ये जो पॉइंट था जिसमें टाइम तो गुजर रहा होता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उस वक्त क्या चेंज आ रही होती है? सही, ये तो आपने गलत नहीं बना दिया। जी बेटा, ये टेम्परेचर इधर आना चाहिए और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आना चाहिए। चले ठीक बना लेते हैं। चले तो this is a general look of the graph between time and temperature. तो जब आप हीट करते हैं तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ता है विद टाइम, बट जब मेल्टिंग पॉइंट आता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट जब होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता था? उस वक्त चेंज इन स्टेट हो रही होती थी, और जब चेंज इन स्टेट हो रही थी तो जितनी भी हीट आप लगा रहे थे वो उसके पार्टिकल्स में जो फोर्सेस होती हैं उनको ओवरकम करने में इस्तेमाल होती है। जब वो सारी फोर्सेस ओवरकम हो जाती हैं और सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, फिर आपका टेम्परेचर फर्दर राइज करता जाता है। उसके बाद जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाता है, और देन द एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड टू गैस or to vapors, and the energy is utilized to overcome the remaining forces of attraction that were present in the liquid and then make the particles totally free and change into gas. तो जब आप melting point पे थे उस वक्त भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, और जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे तो उस वक्त भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर अब आप इसको इस ग्राफ को कन्वर्ट करें into the graph that is drawn here, which is a graph between temperature and entropy, तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है,
मेल्टिंग पॉइंट आने पर हमने अभी देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर तो ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन एंट्रोपी उस वक्त भी बढ़ रही होती है क्योंकि हमने कहा था पार्टिकल्स जो हैं वो ओवरकम कर रहे होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस में और कन्वर्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया मेल्टिंग पॉइंट पर, लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एंट्रोपी बढ़ रही है बल्कि शार्पली इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेट अवे ऊपर जा रही है। तो यहाँ शार्पली इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अब टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पार्टिकल्स अभी भी एनर्जी गेन कर रहे हैं और वो अपनी रैंडमनेस को बढ़ा रहे हैं, और ये रैंडमनेस बढ़ने का प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट में बहुत तेजी से होता है। फिर जब वो रैंडमनेस अचीव हो जाती है और पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम कर जाते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर लिक्विड स्टेट में यहाँ आपके पास सॉलिड स्टेट थी, यहाँ अब आपके पास लिक्विड स्टेट आ गई है। अब लिक्विड के पार्टिकल्स भी एनर्जी तो गेन करते हैं जब आप इसको हीट करते हैं, उसमें इसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर भी हटते हैं, रैंडमनेस बढ़ती है। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन उस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो दे आर बिजी in gaining kinetic energy and gaining energy from the surroundings, and they are busy to gain energy from the surroundings and changing their state from the liquid and going to gas phase. जब वो solid से liquid में गए तो melting point पर भी particles देख रहे हैं entropy बढ़ रही है, entropy is always increasing, entropy is always increasing, and when liquid is changing to gas still the entropy is increasing. But if you see very closely, this entropy change from solid to liquid is small, and the change from liquid to gas is large. इसकी क्या वजह है? Why this entropy change is small in case of why this entropy change is small in case of melting point and why this entropy change is large in case of boiling point? The reason is very simple कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है, बट स्टिल यू नो दैट लिक्विड्स हैव सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। पार्टिकल बिल्कुल फ्री नहीं हो जाते, उनमें काफ़ी अप्रिशिएबल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। इसलिए जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, because of the presence of the attractive forces, and there are still degree of arrangement, degree of order in between the liquid particles in the form of lumps. इसलिए रैंडमनेस बढ़ती तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी आप जब लिक्विड से गैस में जाते हो। लिक्विड से गैस में जाते हुए ग्राफ क्लियरली ये शो कर रहा है कि रैंडमनेस बहुत बढ़ती है। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, लिक्विड में पार्टिकल्स वर इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स, they have quite some appreciable attractive forces, but when you go to gas, in gas particles are far apart, there are no attractive forces, they are maximum disordered। तो इसलिए जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो आपकी बार रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसकी वजह से आपका जो लाइन की लेंथ नज़र आ रही है ये निस्बतन ज़्यादा बड़ी है, मतलब एंट्रोपी या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज लार्जर while going from liquid to gas, and this entropy or degree of disorder is smaller when you go from solid to liquid। तो ये ग्राफ जो है ये पेपर में अभी तक 2016 से अब तक एक दफ़ा आया हुआ है, आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना था। तो ये ग्राफ जो है ये एक्सप्लेनेशन में ये शो कर रहा है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस को लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन जब भी कहीं चेंज इन स्टेट आएगी तो फिर टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इन स्टेट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यू आर डूइंग इट फ्रॉम ओ लेवल्स, बट एंट्रोपी कंटिन्यू टू राइज। ठीक है, ये भी ग्राफ में नजर आ रहा है, बट द एंट्रोपी चेंज एट मेल्टिंग पॉइंट इज स्मॉलर and at boiling point it's larger,
और फिर वो पूछा था उसने क्वेश्चन में इस ग्राफ के ऊपर कि बॉइलिंग पॉइंट पे एंट्रोपी चेंज ज़्यादा बड़ी क्यों दिखाई दे रही है और मेल्टिंग पॉइंट पे कम क्यों दिखाई दे रही है। तो उसकी सिंपल सी वजह आपको मैंने अभी बता दी है कि मेल्टिंग पॉइंट पे भी पार्टिकल्स का डिसऑर्डर तो बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ती है, लेकिन लिक्विड में पार्टिकल कंप्लीटली रैंडमाइज नहीं हो जाते। दे डू नॉट स्प्लिट अवे फ्रॉम ईच अदर, they are still in the form of lumps, they still have attractive forces, therefore the disorder is slightly smaller. But when you go from liquid to gas, the gas particles are far apart, they have no attractive forces or negligible attractive forces, and that's why the degree of disorder or the randomness has quite a large value from going to liquid to gas. ठीक है, तो ये आपने जो है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और उसके अंदर हमने कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी को किया और एंट्रोपी चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपने स्टडी किया है। इसके बारे में कोई सवाल को पूछना चाहते हैं तो बताएं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? चलें, अभी ये क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। Explain the difference in the entropy of each of the following pair of substances in terms of their state and structure. तो पूछ रहा है नंबर ए में ब्रोमीन